हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आस्तिक दवे और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नेटशाला पर। कुछ स्टूडेंट्स का मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी कि सर आप इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के ऊपर एक वीडियो ज़रूर बनाएं, क्योंकि हमको उस टॉपिक को समझने में बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो मैसेज आए थे मेरे पास, व्हाट्सएप के मैसेज है, मैं आपके साथ स्क्रीन पे भी शेयर कर दूंगा। कुछ स्टूडेंट्स के मैसेज थे, आप मैसेज कमेंट बॉक्स में भी देख सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स के मैसेज थे कि सर इंडिफरेंस कर्व इकोनॉमिक्स में एक टॉपिक होता है जो उनको समझ में नहीं आता है, तो उसी टॉपिक के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आप ध्यान से देखिए इस टॉपिक को, लेकिन हम उस पर्टिकुलर टॉपिक की बजाय हम उस पूरे चैप्टर को, उसमें क्या क्या आता है वो सारी चीज़ें समझते हैं। और हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, जो है कंज्यूमर्स सरप्लस, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम और कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में बात करेंगे। तो जो मेन टॉपिक होगा उसका नाम होगा कंज्यूमर बिहेवियर। जब भी हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो इस टॉपिक में दो अप्रोचेस बताइए कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम को कैलकुलेट करने की। और आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम होता क्या है। आपको कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम के बारे में पता होना चाहिए, कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम की कंडीशंस क्या होती है और अलग अलग सिचुएशन में उसकी इक्विलिब्रियम की कंडीशंस क्या हो जाएगी चेंज। पहले तो सर अभी तो हमको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब ही समझ में नहीं आ रहा, तो हम वो कैसे पढ़ें। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं। जब कभी भी इस टॉपिक को पढ़ेंगे, मैं इसको एक समराइज कर देता हूँ कि इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या क्या है, और इस समरी को देखने के बाद आपको ईजिली समझ में आएगा कि हम क्या क्या अप्रोचेस लगा सकते हैं। और इस वीडियो को कई सारे पार्ट में, हो सकता है 2 या 3 पार्ट में मैं डिवाइड करूं, क्योंकि कुछ टॉपिक्स हम इस पार्ट में पढ़ेंगे और कुछ नेक्स्ट टॉपिक में, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, थोड़ा सा आपके लिए इंटरेस्ट कम होने लग जाएगा। तो दोनों पार्ट को या तीनों पार्ट को जरूर देखें, तभी जाकर के कंज्यूमर का आपको इक्विलिब्रियम पूरी तरह से समझ में आएगा। हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। हम पढ़ रहे हैं कंज्यूमर्स बिहेवियर। एक कंज्यूमर का, एक उपभोक्ता का व्यवहार कैसा होता है और वो किस तरीके से मार्केट में रेट करता है, किस तरीके से चीज़ें खरीदता है। इकोनॉमिक्स में उसके बिहेवियर को कैसे एक्सप्लेन किया जाता है, हमको वो चीज़ समझना है। ठीक है, जब कभी भी इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो यहाँ पर 2 अप्रोचेस चलेगी। एक अप्रोच होगी कार्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच का मतलब है कि हम यूटिलिटी को काउंट कर सकते हैं। यूटिलिटी ऑफ अ गुड इज मेजरेबल, या हम बोल सकते हैं काउंटेबल। हम यूटिलिटी को काउंट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। सर यूटिलिटी क्या? यूटिलिटी का मतलब होता है किसी प्रोडक्ट को कंज्यूम करने से उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन। ठीक है, आपने कोई प्रोडक्ट यूज़ किया, आपने कुछ खाया, उससे आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिला। प्रैक्टिकली क्या हम सेटिस्फेक्शन को काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या बता सकते हो कि आज आपने खाना खाया तो आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिला? हम उसको मेजर करके यूनिट असाइन नहीं कर सकते कि हमको 10 का सेटिस्फेक्शन मिला, 8 का मिला, 15% मिला, 25%, नहीं, हम उसको ऐसे मेजर नहीं कर सकते। लेकिन जब यहाँ पर हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में, तो हम ये मानेंगे कि यूटिलिटी क्या है, मेजरेबल है। तो एक कंसेप्ट तो चलता है कार्डिनल अप्रोच। कार्डिनल मतलब काउंटेबल, जहाँ पर हम यूटिलिटी को काउंट कर सकते हैं। दूसरी अप्रोच क्या है? दूसरी अप्रोच है ऑर्डिनल अप्रोच, कि यूटिलिटी को हम काउंट तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारे सामने अगर 2 या 3 चीज़ें खाने के लिए रख दी जाए तो हम ये जरूर बता सकते हैं कि हमको पहले कौन सी खाना है, फिर कौन सी खाना है और उसके बाद कौन सी। मतलब हमारे पास अगर मल्टीपल चॉइस हो तो हम सिलेक्शन जरूर कर सकते हैं कि हमको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। तो यहां पर क्या मानते हैं? यूटिलिटी कैन नॉट बी counted or measured, but an order of preference can be decided। आप यूटिलिटी को काउंट नहीं कर सकते हो, मेजर नहीं कर सकते हो, लेकिन आप प्रेफरेंस जरूर डिसाइड कर सकते हो कि आपको पहले कौन सा प्रोडक्ट लेना है, बाद में कौन सा प्रोडक्ट लेना है। तो जहां यूटिलिटी काउंट कर सकते हैं उसको बोलते हैं कार्डिनल अप्रोच, काउंटेबल अप्रोच, और जहां काउंट नहीं कर सकते हो वहां अनकाउंटेबल या
ऑर्डिनल अप्रोच, क्योंकि हम ऑर्डर डिसाइड कर सकते हैं कि हमको पहले कौन सा लेना है, बाद में कौन सा लेना है। ठीक है, तो कार्डिनल और ऑर्डिनल अप्रोच तो समझ में आ गई। अब जब कार्डिनल अप्रोच, जब हम ये मान के पढ़ेंगे कि यूटिलिटी काउंटेबल है, तो यहां पे हम क्या पढ़ेंगे, यहां पर हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। पहला नियम क्या पढ़ेंगे, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। दूसरा नियम हमको पढ़ना है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। दो नियम पढ़ना है, कौन कौन से, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। एक चीज और हम पढ़ेंगे इसमें पढ़ेंगे कंज्यूमर्स सरप्लस। कंज्यूमर्स सरप्लस, उपभोक्ता की बचत, उसको कितना पैसा उसके पास बच रहा है। तो जब ये तीन चीजें पढ़ेंगे, जब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की बात करते हैं, जब लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी की बात करते हैं, जब कंज्यूमर सरप्लस की बात करते हैं, तो हम ये मान करके क्वेश्चन को पढ़ते हैं या थ्योरी को पढ़ते हैं कि हमारी यूटिलिटी क्या है, काउंटेबल है, हम यूटिलिटी को काउंट कर सकते हैं। ठीक, और जब हम ऑर्डिनल अप्रोच पढ़ेंगे तो यहां पर हम दो चीजें पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे बजट लाइन और दूसरा पढ़ेंगे अपन इंडिफरेंस कर्व। दो चीजें यहां पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व। जब कभी भी आप बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व पढ़ोगे तो आप ये मानोगे कि यूटिलिटी काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक, और जब आपको बात करना है कार्डिनल अप्रोच की, तो हम जब मान रहे हो कि यूटिलिटी काउंट कर सकते हैं, तो हम क्या पढ़ेंगे, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी और कंज्यूमर सरप्लस। अब आपको एग्जाम में एक सिंपल सा क्वेश्चन दे दे और क्वेश्चन दे दे विच वन इज ऑड, इसमें से कौन सी चीज अलग है। आपको बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, इंडिफरेंस कर्व और कंज्यूमर सरप्लस। तो क्या चीज अलग है, तीन तो ये दे रखी है और चौथी क्या दे रखी है, इंडिफरेंस कर्व। तो इंडिफरेंस कर्व अलग है क्योंकि इन तीनों में यूटिलिटी काउंट है और इन दोनों में यूटिलिटी काउंटेबल नहीं है। तो ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में दिया जा सकता है कि डिफरेंस तीनों में अलग कौन सा है। ठीक, तो ये तो हमें को इस चैप्टर में पढ़ना है। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। ये तो मैंने एक ब्रीफ आपको दिया है, तो हम एक के बाद एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक, शुरू करते हैं पहले टॉपिक से। सबसे पहले बात करें हम यूटिलिटी की। व्हाट इज यूटिलिटी, व्हाट इज यूटिलिटी, यूटिलिटी क्या है। ठीक, तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन हम दें तो वांट सेटिस्फाइंग पावर, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। किसी प्रोडक्ट को यूज करने से उसकी सेटिस्फेक्शन कितनी मिलती है, ठीक है, या उस कमोडिटी की हमको सेटिस्फाई करने की पावर कितनी है, उसी को हम क्या बोलते हैं, यूटिलिटी। या इसको और दूसरे लैंग्वेज में बोले, द सेटिस्फेक्शन डिराइव्ड बाय कंजम्पशन of a commodity is utility। किसी प्रोडक्ट को कंज्यूम करने से उससे मिलने वाले सेटिस्फेक्शन को हम क्या बोलेंगे, यूटिलिटी। ठीक है, यूटिलिटी की डेफिनेशन समझ में आ गई हमको कि वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी इज, और 4 ऑप्शन दे दिए, तो उसमें एक ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका, यूटिलिटी। ठीक, आगे बढ़ें। अब हम बात करें फीचर्स, यूटिलिटी के फीचर्स क्या होंगे।
पहला फीचर, यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव इन नेचर। क्या फीचर होगा? सब्जेक्टिव इन नेचर। इसका मतलब क्या? पर्सन टू पर्सन यूटिलिटी क्या हो जाएगी? चेंज। भाई कोई प्रोडक्ट से आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है, मुझे नहीं मिलता है, ठीक है। तो सब्जेक्टिव इन नेचर मतलब यूटिलिटी का जो पर्सन टू पर्सन होगी, यूटिलिटी डिपेंड करेगी किसी प्रोडक्ट को कंज्यूम करके किसी को सेटिस्फेक्शन मिलता है, किसी को नहीं मिलता है। मान लो कोई प्रोडक्ट आपको अच्छा लगता है, आप उसको कंज्यूम करते हो, मुझे वो पसंद नहीं है, ठीक है। कोई फ्रूट है वो आप नहीं खाते हो, आपका फ्रेंड खाता है, तो आपके फ्रेंड को सेटिस्फेक्शन मिलेगा, आपको उससे कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। सेकंड, यूटिलिटी इज वेरिएबल। वेरिएबल मतलब हमेशा एक जैसी नहीं रहेगी, चेंज होती जाएगी। हो सकता है आपको सुबह सुबह चाय पीने पे ज़्यादा मज़ा आता है, आपको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है, और दोपहर में इतना मज़ा नहीं आए, गर्मी बढ़ जाती है तो हमको चाय पीने की इच्छा नहीं होती, जूस पीने की इच्छा होती। तो टाइम के हिसाब से यूटिलिटी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो यूटिलिटी क्या होती? चेंज होती रहती, वेरिएबल है। तीसरा, यूटिलिटी इज नॉट मेजरेबल। यूटिलिटी को आप मेजर नहीं कर सकते। हाँ, अभी तो बोले सर आपने बताया था कि ये मान करके करना है। हाँ, मानना है कि यूटिलिटी मेजर कर सकते हो, पर प्रैक्टिकली उसको आप मेजर नहीं कर सकते। यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड। फोर्थ पॉइंट, यूटिलिटी differs from usefulness। ठीक है, यूजफुलनेस में, ठीक है, और यूटिलिटी में अंतर है। सर यूजफुलनेस और यूटिलिटी में क्या अंतर? देखो, लीकर की हम बात करें, शराब की बात करें, तो एक शराबी आदमी को शराब पीने से सेटिस्फेक्शन मिलता है, मतलब उसकी यूटिलिटी है, उसको संतुष्टि मिलती है, उसको सेटिस्फेक्शन मिलता है, तो यूटिलिटी तो है। पर क्या वो उसके लिए यूजफुल है? क्या उसको, उसकी बॉडी को उससे कुछ फ़ायदा होगा, बेनिफिट होगा? नहीं, वो तो हार्मफुल है। तो हार्मनेस का यूटिलिटी से कोई लेना देना नहीं, दोनों अलग अलग चीज़। यूजफुलनेस का यूटिलिटी से कोई लेना देना नहीं। कोई चीज़ आपके लिए यूजफुल नहीं है, फिर भी आप उसको खरीदते हो, क्योंकि आपको उसको कंज्यूम करके क्या मिल रहा है? सेटिस्फेक्शन। कोल्ड ड्रिंक पीते, भाई कोल्ड ड्रिंक के 50 साइड इफेक्ट बताए जाते हैं, इसका ये नुकसान है, वो नुकसान है, बॉडी में फैट बढ़ता है, तो आपको यूजफुल नहीं है, लेकिन यूटिलिटी है। स्मोकर स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट पीते हैं, उनको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, यूटिलिटी है, बट वो यूजफुल नहीं है। तो क्या क्या पढ़ा हमने? सब्जेक्टिव इन नेचर, ठीक है, सब्जेक्टिव इन नेचर। यूटिलिटी इज वेरिएबल, चेंज होती रहती है। यूटिलिटी इज नॉट मेजरेबल, जिसको मेजर नहीं कर सकते। यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस। यूजफुलनेस और यूटिलिटी क्या होती है? अलग अलग चीज होती है। एंड फिफ्थ पॉइंट, यूटिलिटी इज एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट मतलब यूटिलिटी को आप ना टच कर सकते हो, ना छू सकते हो, ना देख सकते हो। कैन नॉट बी सीन, टच और कैन नॉट बी सीन एंड टच, जिसको आप न छू सकते हो ना टच कर सकते हो। तो ये मीनिंग हुआ यूटिलिटी क्या होती है, और ये होगा उसके फीचर्स। सब्जेक्टिव नेचर, यूटिलिटी इज वेरिएबल, यूटिलिटी इज नॉट मेजरेबल, यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस एंड यूटिलिटी इज एब्स्ट्रैक्ट। तो ये तो बात है कोई यूटिलिटी की। अब हम आते हैं हमारे पहले लॉ पे। पहला लॉ मैंने क्या लिखवाया था? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। ये लॉ क्या बोलता है? ठीक है, मीनिंग पढ़ें। ये लॉ क्या है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब यहां पर एक वर्ड यूज हो रहा है सर, मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या? तो यहां पर हम बात करते हैं पहले नियम की, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये लॉ बताता है हमको कि जैसे जैसे आप किसी प्रोडक्ट को कंज्यूम करोगे, जैसे जैसे उसकी नई नई यूनिट कंज्यूम करोगे,
तो उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन, जो नई यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन है, वो पुराने की तुलना में कम हो जाएगा। आपको कोई प्रोडक्ट बहुत पसंद है, चलो मान लो हम एप्पल कंज्यूम करते हैं, एप्पल आपको पसंद है, आपने पहला एप्पल खाया, उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी MU मार्जिनल यूटिलिटी, उस एप्पल को खाने से आपको सेटिस्फेक्शन मिला 10 का। जब आप दूसरा एप्पल कंज्यूम करोगे तो आपको 10 का सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि एक यूनिट को कंज्यूम करा आपने, अब आपका थोड़ा उसको मन भर गया, लेकिन फिर भी आपको एप्पल पसंद है तो आपने एक और खा लिया, एक और खाया तो आपको सेटिस्फेक्शन मिला मान लो 6 का। एक और खा लिया, अब आपको सेटिस्फेक्शन मिला 2 का, और खा लिया, अब सेटिस्फेक्शन क्या हो गया? 0। कोई चीज़ पसंद है लेकिन कितनी खाओगे? 1 2 3 4, कितना कंज्यूम करोगे? तो जैसे जैसे आप कंज्यूम करते जा रहे हो उसकी यूटिलिटी क्या होती जा रही है? कम। और 5वां एप्पल कंज्यूम करोगे तो यूटिलिटी काय में चली गई? माइनस। और 6 में तो और माइनस, क्योंकि हमारा मन भर गया और अब कोई हमको ज़बरदस्ती खिला रहा, हम यहाँ पे खाना बंद कर देते, उसके बाद भी कोई ज़बरदस्ती खिलाए तो हमारा सेटिस्फेक्शन काय में चला जाता है? माइनस। के आज के बाद तो ये नफरत हो गई इस प्रोडक्ट से, इसको हम कंज्यूम नहीं करेंगे, इसको हम खाना बंद कर देते हैं। तो जैसे जैसे प्रोडक्ट को कंज्यूम करोगे उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं? मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल मतलब नेक्स्ट यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी। पहले की 10, ये इसकी मार्जिनल, और दूसरे को कंज्यूम करा तो कितनी मिली? 6, तो ये इसकी मार्जिनल हो गई। टोटल यूटिलिटी की बात करें, टोटल यूटिलिटी, पहले एप्पल को कंज्यूम करके यूटिलिटी मिली 10 और अगले से मिली 6, तो दोनों को मिला के कितनी यूटिलिटी मिली? 16। अगले को और कंज्यूम करा तो यूटिलिटी कितनी मिली? 2, तो टोटल कितनी हो गई? 18। अगले को कंज्यूम करा तो यूटिलिटी कितनी मिली? 0, तो टोटल कितनी? 18। 18 माइनस 2 कितनी हो गई? 16, और 16 माइनस 4 कितनी हो गई? 12। मतलब जब तक मार्जिनल यूटिलिटी प्लस में है तब तक टोटल यूटिलिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। जहां मार्जिनल यूटिलिटी 0 है वहां टोटल यूटिलिटी क्या हो गई? हाईएस्ट। और जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो गई वहां पे टोटल यूटिलिटी क्या हो गई? कम हो गई। तो ये लॉ क्या बोल रहा है कि जैसे जैसे किसी प्रोडक्ट को आप कंज्यूम करोगे उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। इसी को अगर हम ग्राफ में बना लें, ठीक है, तो इधर लिख लेते हैं हम यूटिलिटी, MU और TU, मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी, और इधर लिख लें नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स। आपने किसी प्रोडक्ट की 0 यूनिट कंज्यूम करी, 1 कंज्यूम करी, 2 कंज्यूम करी, 3 4 5 6, ये आप कंज्यूम कर रहे हो। अब मार्जिनल यूटिलिटी की बात करें तो पहले पे आपको सेटिस्फेक्शन कितना मिला? मान लो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, आइए इसका तक जा रहा है, 18 तक जा रहा है, तो यहाँ लिख लेता हूँ 2 4 6 8 10 12 14 16 और 18। पहले से सेटिस्फेक्शन कितना मिला सर? 10, तो 1 के सामने 10। दूसरे से मिला कितना? 6, तो दूसरे के सामने 6। तीसरे से कितना मिला? 2, तीसरे के सामने 2। चौथे से कितना मिला? 0। पांचवे से -2, और फिर तो ये कर्व कैसी चली जाएगी? ये कौन सी कर्व होगी? मार्जिनल यूटिलिटी की। ये माइनस में जाएगी, मतलब वो नीचे भी जाएगी, ये -2 और -4। अब टोटल की बात करें तो पहले पे 10, दूसरे पे टोटल कितनी होगी? 10 और 6 16, तीसरे पे 18, चौथे पे 18, पांचवे पे फिर 16 और छठे पे फिर 12। तो ये कर कैसे चलेगी? ठीक है, ये हो गई आपकी टोटल यूटिलिटी। तो आपको लॉ समझना पड़ेगा। लॉ क्या होता है कि एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी, द सेटिस्फेक्शन डिराइव्स फ्रॉम द नेक्स्ट कमोडिटी स्टार्टेड डिमिनिशिंग। लगातार क्या होने लग जाएगा? वो कम होने लग जाएगा। और मार्जिनल यूटिलिटी कैन बी 0 और इवन नेगेटिव, ये 0 भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, बट टोटल यूटिलिटी कभी भी 0 नहीं होगी। टोटल यूटिलिटी कभी 0 नहीं हो सकती। अब अगर हम रिलेशनशिप की बात करें, किसकी? मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी की, ठीक। इसके रिलेशनशिप पे भी क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में।
क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं देखते हैं हम लोग। पहला, व्हेन MU डिक्रीजेस, जब मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होती है टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस, टोटल यूटिलिटी बढ़ रही है। सेकंड, व्हेन MU इज 0, TU इज मैक्सिमम। और तीसरा, व्हेन MU इज नेगेटिव, TU डिक्रीजेस। जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होगी तो टोटल यूटिलिटी डिक्रीज, यानी ये जो पॉइंट है यहाँ पे टोटल यूटिलिटी क्या होगी, हाईएस्ट। इसके बाद ये क्या होने लग जाएगी, कम होने लग जाएगी। ठीक। और चौथा पॉइंट, MU कैन बी 0 और नेगेटिव, बट TU कांट बी 0 और नेगेटिव। सर ये तो अच्छा नियम है और नियम सही भी लग रहा है हमको, क्योंकि जैसे जैसे हम प्रोडक्ट कंज्यूम करेंगे वैसे वैसे उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। यहाँ तक तो हमको समझ में आ गई बात। लेकिन इकोनॉमिक्स में हर नियम जो बनता है उस नियम की कुछ कंडीशंस होती है और वो उन्हीं कंडीशंस के अंतर्गत काम करता है। हर जगह ये नियम काम नहीं करेगा। ठीक है, कहाँ काम नहीं करेगा या इसके अजम्पशंस क्या हैं, कब कब ये नियम काम करेगा और किन कंडीशंस में काम करेगा। पहला अजम्पशन तो मैंने पहले ही बताया था, जब भी ये नियम पढ़ोगे तो क्या मानोगे, यूटिलिटी इज कार्डिनल। कार्डिनल अप्रोच क्या बोल रही है कि यूटिलिटी क्या है, काउंटेबल है। हम यूटिलिटी काउंट कर सकते हैं कि हम बता सकते हैं कि 10 का सेटिस्फेक्शन मिला, 6 का और 2 का, तभी यूटिलिटी ये अप्रोच लगेगी। अगर आप मान लो काउंट ही नहीं कर सकते तो फिर ये कैसे बनाओगे टेबल। ठीक, तो आप काउंट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। सेकंड, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट। देखो, जहां एक ये नियम बना के जैसे जैसे आप प्रोडक्ट को कंज्यूम करोगे उसका सेटिस्फेक्शन क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। पर जब हम प्रोडक्ट कंज्यूम करेंगे तो हम क्या देंगे बदले में, पैसा देंगे, और पैसे की क्वांटिटी हमारे पास क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो पैसे की क्वांटिटी कम होगी तो पैसे का इंपॉर्टेंस क्या होने लग जाता है, बढ़ जाता है। जो चीज़ कम होती है उसका इंपॉर्टेंस हमारे पास क्या होता है, बढ़ जाता है। तो आप कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हो, एक एप्पल आपने 10 में खरीदा, पहले 10 रुपये दिए, फिर खरीदा आपने, फिर 10 रुपये दिए, फिर खरीदा, फिर 10 रुपये दिए, फिर चौथी बार खरीदा, तो आपके पास पैसे क्या होते जा रहे हैं, कम। तो पैसे का इंपॉर्टेंस क्या होना चाहिए, बढ़ जाना चाहिए। तो यहां पर क्या मान रहे हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी मनी की क्या रहेगी, कांस्टेंट, इसमें किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं आएगा। तीसरा, थर्ड इज हाइपोथेसिस ऑफ इंडिपेंडेंट यूटिलिटी। हाइपोथेसिस ऑफ इंडिपेंडेंट यूटिलिटी क्या बताता है ये सिद्धांत कि एक प्रोडक्ट की यूटिलिटी दूसरे प्रोडक्ट पे डिपेंड नहीं है। मतलब पहली यूनिट का सेटिस्फेक्शन दूसरी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यूटिलिटी क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है। किसी प्रोडक्ट का मिलने वाला सेटिस्फेक्शन अपने आप में इंडिपेंडेंट है, वो पिछली वाली यूनिट पे उसका सेटिस्फेक्शन डिपेंड नहीं कर रहा है। एंड फोर्थ, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, रैशनैलिटी। मतलब कंज्यूमर क्या है, समझदार है, उपभोक्ता समझदार है, और वो समझदार उपभोक्ता ही ये बता सकता है। नहीं तो किसी पागल को अगर आपने एक समोसा खिला दिया और उसको बोल दिया कि ले एक और खा ले, तो बोलेगा नहीं दूसरे में ज़्यादा मजा आया पहले से, तो वहाँ ये नियम लागू नहीं होगा। तो हमको क्या समझना है कि लॉ क्या बोलता है, जैसे जैसे कंज्यूम करेंगे वैसे वैसे सेटिस्फेक्शन क्या होता जाएगा, कम। फिर दूसरी चीज़ हमको समझना है इनकी रिलेशनशिप, और तीसरा समझना है इसके अजम्पशन। अब इसके एक्सेप्शन भी होंगे, कहाँ पर ये लॉ काम नहीं करता है, हो गए एक्सेप्शन या नहीं होंगे। एक्सेप्शन क्या होंगे, ये नियम मनी पे काम नहीं करेगा, पैसे पे काम नहीं करेगा।
ठीक है, हम अजम्पशन में ही जोड़ देते हैं इसको। एक और पॉइंट कि आपकी कमोडिटी का साइज स्टैंडर्ड होना चाहिए। स्टैंडर्ड साइज कैसे होना चाहिए? मतलब हम पानी पीते तो कैसे पीते हैं? गिलास से। अब कोई गेस्ट आया, उसको चम्मच से दे दो एक कटोरी में भर के पानी, और चम्मच से पानी पिलाओ, तो पहला चम्मच पीने के बाद दूसरे चम्मच से जब वो पानी पिएगा तो उसका सेटिस्फेक्शन क्या होना चाहिए? कम, लेकिन वहाँ तो बढ़ जाएगा क्योंकि आपकी क्वांटिटी स्टैंडर्ड नहीं है। मतलब अगर आपको चाय की यूटिलिटी देखना है तो एक कप चाय के बाद दूसरा कप पिलाने के बाद की बात करोगे कि दूसरे कप से, है ना। अब पोहे खिलाने किसी को तो प्लेट भर के पोहे खिलाओ, फिर दूसरी प्लेट जब दोगे तो उसका सेटिस्फेक्शन कम होगा। लेकिन आप पहले एक दाना दे दोगे, ले भाई एक दाना खा, उसके बाद हम फिर दूसरा खिलाएंगे और फिर सेटिस्फेक्शन देखेंगे तेरा कम होता है कि नहीं होता। तो वहाँ ये नियम काम नहीं करेगा। मतलब साइज कैसी होना चाहिए? स्टैंडर्ड होना चाहिए। दूसरा, मनी पे ये वैल्यू, ये नियम काम नहीं करेगा। लोगों के पास जितना पैसा आता है उतना उनका लालच क्या होता है? बढ़ जाता है। तो मनी तो जितनी हमारे पास होगी उतना ज़्यादा हमको सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेगी, और वहाँ पर हमारा सेटिस्फेक्शन कम नहीं होता, इसलिए नियम वहाँ पर लागू नहीं होता। तो ये कुछ एक्सेप्शंस भी हैं इसके, और वो एक्सेप्शन भी हम अजम्पशन में ही काउंट कर लेते हैं कि साइज भी स्टैंडर्ड होना चाहिए। मनी पे, प्रीशियस आर्टिकल्स पे ये नियम लागू नहीं होता है। दिखावटी वस्तुओं पे ये नियम लागू नहीं होता है। तो ये पूरा का पूरा लॉ है जो हमको बताता है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का लॉ। ठीक है, अब इस लॉ में सेटिस्फेक्शन कहाँ आता है? भाई हमको पढ़ना है कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम है। कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन कहाँ, कंज्यूमर को कब सेटिस्फेक्शन मिलेगा? तो हमने नियम तो पढ़ लिया, तो कंज्यूमर कब जाकर के वो प्रोडक्ट खरीदना बंद कर देगा कि हाँ मैंने इसकी 1 यूनिट खरीद ली, 2 खरीद ली, 3 खरीद ली, 4 खरीद ली, कब जाकर के वो संतुष्ट होगा कि मुझे नहीं खरीदना है? आप मार्केट जाते हो पैसे लेकर के, आपको शूज़ खरीदना तो आप 1 पेयर खरीद लिए, 2 खरीद लिए, 3 कितने खरीदोगे? जीन्स खरीदना, कितनी जीन्स खरीदोगे? 2 खरीदोगे, 3 खरीदोगे, 5 खरीदोगे। बहुत पैसा लेके गए मार्केट में, लेकिन कितनी? आप एक समय पे जाकर के आपको लगेगा कि नहीं यार अब हमको नहीं खरीदना चाहिए। वो समय कैसे निकाले, उसी को हम क्या बोलते हैं? कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन या कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम। तो वो इक्विलिब्रियम पढ़ने के लिए हमको पढ़ना पड़ता है कंज्यूमर का सरप्लस। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की, कंज्यूमर सरप्लस। इसी के साथ समझते हैं। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं कंज्यूमर का सरप्लस क्या होगा। कंज्यूमर्स सरप्लस। ठीक है, किसी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए कंज्यूमर उसकी जितनी यूनिट्स खरीदता है, हर यूनिट के लिए उसको कुछ प्राइस पे करना होती है, और हर यूनिट को कंज्यूम करने से उसको क्या मिलती? मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, मान लो किसी प्रोडक्ट की 1 यूनिट खरीदी, 2 खरीदी, 3 खरीदी, 4 खरीदी, 5 खरीदी, उसकी प्राइस वो हमेशा दे रहा है 10 रुपये। प्रोडक्ट कितने का है? 10 का। मान लो हम मार्केट में गए समोसा खरीदने, समोसा 10 रुपये में आता है, हमने एक समोसा खाया, उससे हमको सेटिस्फेक्शन मिला 15। दूसरा समोसा खाया, उससे सेटिस्फेक्शन क्या मिलेगा? कम, क्योंकि नियम बोल रहा है जैसे जैसे आप समोसे खाते जाओगे आपसे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन क्या होता है? कम। लेकिन समोसा कितने का है? 10 का ही, तो प्राइस तो आपने 10 ही थी। और भूख लग रही थी, हमने एक और खा लिया, अब सेटिस्फेक्शन कितना मिला? 10। और भूख लगी, आप खाओगे नहीं, अब हमको सेटिस्फेक्शन कितना मिल रहा है? 10 से कम मिलेगा, 8। और अब क्या मिलेगा? और कम, मान लो 6। तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी तो क्या होती जा रही? कम, लेकिन प्राइस कितनी पे कर रहे हो? 10 रुपये। तो जो डिफरेंस है, कंज्यूमर के सरप्लस की बात करें, कंज्यूमर सरप्लस में कब है, यानी उसको फायदा कब है? तो मार्जिनल यूटिलिटी माइनस प्राइस। जितनी प्राइस वो पे कर रहा है और उसके अगेंस्ट जो मार्जिन यूटिलिटी मिल रही है, मार्जिन यूटिलिटी कितनी मिल रही है? 15, और प्राइस कितनी पे कर रहा है? 10। तो उसको सेटिस्फेक्शन कितना एक्स्ट्रा मिला? 5। कि प्राइस हमने कम पे करी और सेटिस्फेक्शन क्या मिला? ज़्यादा। दूसरा 12 और 10, तो सेटिस्फेक्शन कितना मिला? 2 एक्स्ट्रा। यहाँ 10 और 10, यहाँ से उसका सेटिस्फेक्शन क्या हो गया? सरप्लस क्या हो गया? 0। उसके बाद सरप्लस क्या हो जाएगा? 8 - 10 - 2
और 6 - 10 - 4। तो यहाँ जाके कंज्यूमर क्या कर देगा, अपने प्रोडक्ट को कंज्यूम करना बंद कर देगा। यानी इसको अगर ग्राफिकली प्रेजेंट करें तो हम देखते हैं यूनिट्स 1 2 3 4 5, और उधर लिख लेते हैं अपन 2 4 6 8 10 12 14 और 16। ठीक है, अब बताओ पहली यूनिट की मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है 15, तो पहले की 15, दूसरे की कितनी है 12, तीसरे की कितनी है 10, चौथे की कितनी है 8, पांचवे की कितनी है 6। तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती जा रही है, ये कम होती जाएगी। तो ये तो हो गई उसकी मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, लेकिन प्राइस कितनी पे कर रहा है वो हर बार, प्राइस तो पहली यूनिट पे भी 10, दूसरी पे भी 10, तीसरी पे भी 10, चौथी पे भी 10, तो प्राइस उसकी हमेशा कितनी है 10। चाहे वो 5 यूनिट कंज्यूम भी करेगा तो भी कितने रुपए देगा, 10 रुपए पे करेगा। तो ये जो डिफरेंस है, जहां उसको यूटिलिटी क्या मिली ज़्यादा, जहां मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा है और प्राइस क्या है कम, ये उसका क्या कहलाएगा, कंज्यूमर्स सरप्लस। और जहां प्राइस ज़्यादा है और सेटिस्फेक्शन क्या मिल रहा है कम, ये कंज्यूमर का क्या आ गया लॉस। यहां कंज्यूमर को क्या होने लग गया, कंज्यूमर्स लॉस। एक तरफ फायदा है एक तरफ नुकसान है, लेकिन इस जगह यानी कितनी यूनिट पे, तीसरी यूनिट पे जितनी वो प्राइस पे कर रहा है उतना ही क्या मिल रहा है सेटिस्फेक्शन। तो यही हमको सीखना है कि ये जो पॉइंट कहलाएगा इसको हम बोलेंगे कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम। यानी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या हो गई, इक्विलिब्रियम की कंडीशन हो गई कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है प्रोडक्ट की, जो भी प्रोडक्ट है XYZ, उसके अगेंस्ट जो प्राइस वो पे कर रहा है उसका रेशियो क्या आ जाए इक्वल। तो यहाँ रेशियो क्या आ गया 10:10, यानी रेशियो आ गया 1, यानी ये दोनों क्या हो गए इक्वल। तो कंज्यूमर की इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या आ गई कि जो प्राइस वो पे कर रहा है उसके अगेंस्ट उसको जो यूटिलिटी मिल रही है उसका अनुपात क्या आ जाए इक्वल आ जाए, यानी प्राइस जितनी पे करे उतना ही उसको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो इस प्रोडक्ट की 3 यूनिट खरीदेगा, क्योंकि देखो पहली खरीदने पे उसको ज़्यादा फायदा हो रहा है तो सोचेगा ये तो सस्ती पड़ रही है, दूसरी खरीदने पे उसको सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिल रहा है, बोले अभी भी खरीद लो, तीसरे पे बराबर हो गया तब भी खरीद लेगा, लेकिन उसके बाद खरीदना, क्योंकि अब सेटिस्फेक्शन कम मिलेगा और पैसे क्या देना है ज़्यादा, तो यहाँ आकर के खरीदना बंद कर देगा। तो आपसे ये फॉर्मूला पूछा जाता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला क्या है, कंज्यूमर का सरप्लस क्या है, लॉ क्या बोलता है, रिलेशनशिप्स क्या बोलती है, इसमें से किसी से भी उठा करके नेट के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आएगा। इस वीडियो को कंटिन्यू देखें, इसके बाद वाला पार्ट भी देखें, क्योंकि उसमें मैं आपको सेकंड कंडीशन जो हमने फर्स्ट टर्म पढ़ी थी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी और कंज्यूमर सरप्लस की बात करी थी, सेकंड में हम बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व की बात करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। सो थैंक यू सो मच।